बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का जो गॉस लॉ का टॉपिक था और उसकी जो 3 एप्लीकेशंस थी वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज़रा रिपीट कर लिएगा और डेरिवेशंस की ज़रा प्रैक्टिस कर लिएगा। सो गॉस लॉ हमने कंप्लीट कर लिया, देखा हमने कि गॉस लॉ क्या है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हुए हमने तीन तीन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया। पहले केस में हमारे पास एक चार्ज स्फीयर था, दूसरे केस में हमारे पास एक चार्ज शीट थी और तीसरे केस में हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी। इन तीनों केसेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले ड्राइव किए। अब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर सॉरी गॉस लॉ का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है वो है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जी? आपने पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ा है जी नाइन्थ में, सॉरी मैट्रिक क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पोटेंशियल पढ़ा है जी कि हमारे पास ये अर्थ होती है, ये अर्थ होती है जी। इसको मैंने अभी सिर्फ हाफ सर्किल बनाया हुआ है, इट इज द अर्थ। और आप जानते हैं जी कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स को आप कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। सो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो एक खास एरिया तक है। चले जी, ये एक एरिया लगा दिया हमने, तो इस एरिया को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है जी। अगर मैं अर्थ को बहुत ज्यादा छोटा सा दिखाऊं तो ये हमारी अर्थ है और ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। ठीक है जी। अब आपको इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप आएंगे तो आपको अर्थ जो है वो एक फोर्स देगी और उस फोर्स को आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स की वजह से आप जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है। सो ये हमारे पास अर्थ हो गई, ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट होगा तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। डब्ल्यू से आप इसको वेट भी कहते हो। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, फर्स्ट ईयर वगैरह में, कि अगर हम अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ए पॉइंट पर है और मैं इसको उठाकर इस पॉइंट पर ले जाता हूँ बी पॉइंट पर, तो अब इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने ए से बी लेके गया हूं तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में वर्क किया है। इस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाने में मैंने ये वर्क किया है और ये वर्क जो है मेरे इसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इस बी पॉइंट पर जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके अंदर थोड़ी ज्यादा एनर्जी मौजूद होगी। ए पॉइंट की निस्बत बी पॉइंट पर इसमें ज्यादा एनर्जी होगी। इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपल जबान में हम इसको खाली पोटेंशियल एनर्जी भी कह देते हैं। याद होगा आपको, इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है जी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। यहाँ अब हम ग्रेविटेशनल क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ फील्ड आ रही है जी ग्रेविटेशनल। तो हम क्या देखते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जाता हूँ तो इस मूव के दौरान मुझे करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट पे वर्क। ये वर्क जाया नहीं होता बल्कि ये वर्क आपके इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है और इस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है और हम कहते हैं जी कि इस ऑब्जेक्ट की जो कौन सी एनर्जी बढ़ गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो अगर यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सपोज करें जी 50 जूल थी, अब आपने जो वर्क किया है वो किया है जी 100 जूल। तो अब ये 100 जूल इस बी पॉइंट पर आके इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा और अब इस बी पॉइंट पर इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 150 जूल हो जाएगी। यानी ए पॉइंट की निस्बत बी पॉइंट में आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर है। यही ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट पर है उसके अंदर कितनी एनर्जी है? 50। वही ऑब्जेक्ट जब बी पॉइंट पे चला जाता है तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, बढ़ गई उसके अंदर एनर्जी। ये एनर्जी कैसे बढ़ी? जो आपने वर्क किया है वही इसमें स्टोर हो गई। यही वजह है कि ग्लास अगर आपके पास जमीन पे रखा हुआ है तो कोई इसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लास इस हाइट पर ले जाएं तो अब उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और इस हाइट से अगर आप ग्लास को छोड़ोगे तो जब ये जमीन में आएगा तो ये टूट जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस ग्लास के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई जिसकी वजह से ये ब्रेक हो गया? दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्लास को जब आपने यहाँ से यहाँ लेके गए तो जो वर्क किया है वो वर्क इसमें स्टोर हो गया। तो अब इस पॉइंट पर आपका जो ग्लास है उसके अंदर एक थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी पाई जा रही है और यही वजह है कि उस एनर्जी की वजह से ये ग्लास आपका टूट जाता है। तो हम इस एग्जाम्पल में क्या देखते हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
बल्कि एक, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की भी देख लेते हैं हम। सिमिलरली अभी इस एग्जाम्पल को थोड़ा समराइज करूं मैं, फिर मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आ जाएंगे। एक तो ये रब करना मुझे बड़ा बुरा लगता है, जाने जी। ठीक है जी, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास, अब हम एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। अब पहले तो अर्थ को ही एक कंसीडर कर लेते हैं, अब हम अर्थ को थोड़ा छोटा करते हैं, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, और ये हमारे पास जो है वो अर्थ आ गया बीच में, ये अर्थ है। सो हमने क्या देखा, अभी जो हमने आपको पढ़ाया है, जो एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास ये अर्थ है और ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर हमारे पास इस ग्रेविटेशनल फील्ड के ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, इसमें कम एनर्जी स्टोर हुई हुई होगी, और अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं बी पॉइंट पर ले जाऊंगा तो अब इसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने ए से बी इसको मूव किया है, तो ये जो वर्क मैंने किया है वो वर्क मेरे उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। तो जब आपका ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर जाएगा तो उसमें एक ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई होगी, और फिर वो ज्यादा एनर्जी अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है तो वहां से छोड़ दें। तो जब ये बी ऑब्जेक्ट जो है जब आपकी अर्थ तक आएगा तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। यही वजह है कि आप जितनी ऊपर चले जाओगे आपके अंदर उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। अगर आप एक फ्लोर से छलांग लगाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप जहाज से छलांग लगाओगे तो आपको काफी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब आप जहाज में गए हो, जहाज तक हाइट पहुंचने में आपको जितना वर्क हुआ है वो सब आपकी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। तो जब आप जहाज में ट्रेवल कर रहे होंगे तो आप में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई भी होगी। सो इधर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड मूव करें, क्योंकि फील्ड देखें यहाँ ऐसी होती है, ये तो मैंने आपको भी बताया ना, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स कैसे लग रही होती है, ऐसे टूवर्ड्स द अर्थ। और हमने ऑब्जेक्ट को कैसे किया जी मूव, अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड लेकर जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को इस तरह मूव करने में जो वर्क किया जाता है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है, और उस पॉइंट पर जाके आपके ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली बिल्कुल चार्जेस के साथ भी मामला होता है, बिल्कुल सेम मामला चार्ज के साथ भी होता है। ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक सपोज करें आपके पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, सॉरी सोर्स चार्ज है। अब यहाँ पर इस चार्ज की फील्ड होगी जी, इसको आप नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, अपनी आसानी के लिए इसको नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। आप जानते हैं जी नेगेटिव चार्ज में ऐसे होती है फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है जी, ऐसे फील्ड होगी, ये फील्ड की डायरेक्शन मैंने नीचे शो कर दी, ठीक है जी, फील्ड ऐसे। अब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक चार्ज है जी, एक टेस्ट चार्ज है ए पॉइंट पर, और मैं इसको ए से बी पॉइंट पर लेकर जाता हूँ, अगेंस्ट द फील्ड लेके गया हूं मैं। सो मुझे यहाँ वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क मैंने किया है ये वर्क मेरे इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, और जब बी पॉइंट पर आपका ये चार्ज जाएगा तो उस चार्ज की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब उस चार्ज में ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई भी होगी। क्यों ज्यादा स्टोर हो गई? क्योंकि ये जो वर्क आपने किया है ये उसमें जाके स्टोर हो गया। तो अब ये जो बी पॉइंट पर चार्ज की एनर्जी बढ़ गई है, इस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी चार्ज की एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। आपका एक चार्ज जब फील्ड में मौजूद होता है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई भी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वही है, बस फील्ड का फर्क आ रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। सो ये है जी इसकी डेफिनेशन। वर्क डन जो आपने काम किया है इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के दौरान जो आपने चार्ज पे काम किया है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो, क्योंकि वही चार्ज आपका, वही वर्क आपके उस ऑब्जेक्ट में, उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। बट रिमेंबर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाओगे तो फिर आपका चार्ज नीचे आ रहा होगा। तो ये होती है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको। अब मैं जरा इसको एक सिंपल सी डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं गोल फील्ड नहीं ले रहा हूँ, अब मैं जरा स्ट्रेट स्ट्रेट से फील्ड ले रहा हूँ। तो ये आपके पास चार्ज है जी, सपोज करें ये चार्ज है और ये इसकी फील्ड है। ये क्या है जी? फील्ड की डायरेक्शन ई। अब मेरे पास यहाँ ए पॉइंट पर एक चार्ज मौजूद है, इस चार्ज की एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, एक और डेफिनेशन बना सकते हो, एनर्जी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। एनर्जी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज की जो एनर्जी होती है उसको भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और वही तो बन रही है, बस इसका आती कहाँ से ये बात हो रही है। सो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ये मैंने उसकी डायरेक्शन शो की हुई है। ए पॉइंट पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज मौजूद है। अगर मैं इस ए पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है, जो कि इसकी इस वक्त एनर्जी होगी समथिंग जूल्स वगैरह कुछ भी, अगर मैं इसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जाता हूँ और ले जाकर मैंने इसको बी पॉइंट पर लाके रख दिया, सो अब मैं अगेंस्ट द फील्ड जब मैं लेके गया हूँ तो ये जो वर्क मैंने किया है, ये वर्क अब मेरे इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, और चार्ज की जो एनर्जी थी वो अब बढ़ जाएगी। यहाँ अगर 50 वोल्ट है तो यहाँ जो है वो 100 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 50 जूल का जो है ना हमने वर्क किया वो हमारे चार्ज में स्टोर हो गया। तो ये जो चार्ज की एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई जी, कि अगर आप एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं तो जो आप वर्क करते हो उस चार्ज को, पहले इधर ये सही कर दूं, हाँ, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई कि अगर हम एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं तो उस मूव के दौरान जो हम वर्क करते हैं वो वर्क हमारे चार्ज में स्टोर हो जाता है, और जब वो फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है तो उस चार्ज की एनर्जी इजाफा हो जाता है, उस चार्ज की एनर्जी में इजाफा हो जाता है। सो इस चार्ज की जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको बताया कैसे इजाफा होता है, कैसे कम होता है। अगर आप फील्ड लेके जाएगी तो वर्क जो है वो निकल जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगी। वी से इसको डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है जी, और इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट तो बनता है जी, वर्क का यूनिट होता है जूल, और और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका यूनिट होता है जूल पर कॉलम, लेकिन इसको हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या है जी, स्टैंडर्ड यूनिट वोल्ट होता है इसका, और वोल्ट का मतलब क्या है, जूल्स पर कॉलम। ये हो गया जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि अगर आप अगेंस्ट द फील्ड एक चार्ज को मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो इस दौरान जो आपने वर्क किया होता है वही वर्क आपके चार्ज में स्टोर हो जाता है और उस चार्ज की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये जो चार्ज की एनर्जी है इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसी तरीके से एक टर्म और होता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस। एक टर्म और होता है छोटा सा, वो भी मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को आप डेल्टा वी से डिनोट करते हो, फॉर्मूला यही है, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये है क्या, सपोज करें जी फील्ड के ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये फील्ड के दो पॉइंट है। सपोज करें यहाँ पर जब मैं चार्ज रखता हूँ ए पॉइंट पर तो उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, यानी कि उसकी जो एनर्जी होती है वो 50 वोल्ट होती है। और अगर मैं बी पॉइंट पर लेकर जाता हूँ चार्ज को तो उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बढ़कर कितनी हो जाती है जी, 200 वोल्ट। ठीक है जी, अगर ए पॉइंट पर चार्ज है तो उसकी एनर्जी कितनी है, 50 वोल्ट। उसी चार्ज को अगर मैं उठा के बी पॉइंट पर मूव कर देता हूँ तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई है जी, 200। अगर आप डिफरेंस निकाल लें यहाँ पे, यानी कि पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, तो अगर आप डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना वर्क किया है। डिफरेंस निकालें जी, 200 में से आपने माइनस किया 50 तो कितना हुआ जी, 150। ये आपने वर्क किया है, तो वर्क कितना किया आपने, 150। देख लें जी, वही बात है, ए पॉइंट पर चार्ज था, 50 एनर्जी थी, वर्क आपने 150 किया, वो इसमें स्टोर हो गया, 200 हो गई। तो फील्ड के दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये चीज वी बी माइनस वी ए। तो फील्ड के किसी भी दो पॉइंट पर अगर आप उसके पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं, इसको आप डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। कैसे निकालेंगे, आपने दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस कर देना है। अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो आपने इस दो पॉइंट के दरमियान चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, उसको भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यूनिट बहरहाल इसका वोल्ट ही होता है, क्योंकि है ये वही बहरहाल एनर्जी। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जी, चार्ज की एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जब भी आप फील्ड में एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं तो आपने इस मूव के दौरान वर्क करना पड़ता है, वो वर्क आपके चार्ज में स्टोर हो जाता है और आपके चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इजाफा हो जाता है या उसकी एनर्जी में इजाफा हो जाता है।
सो ये जो चार्ज की एनर्जीज होती हैं इनको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बहुत ही सिंपल जबान में अगर रखना चाहो तो चार्ज की एनर्जी कहते हैं। V से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। इसका यूनिट जूल पर कॉलम होता है जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। और अगर हम फील्ड के दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल है उसका फर्क मालूम कर लें तो ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा बी से इसको मालूम किया जाता है। और इसको कैसे मालूम करोगे, दोनों दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको माइनस कर दो। ये तो हो गया जी पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आगे आते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमने दो अलग अलग चीजें पढ़ी हैं, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। अगेन एक और फॉर्मूला आ गया, रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम दो चीजें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से आप इसको डिनोट करते हो, और एक वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रही होती है चार्ज को, वो एक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, जैसे आपके पास ये एक फील्ड है, तब इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही होगी, ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रही होगी चार्ज को, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस पॉइंट पर जो चार्ज की एनर्जी होगी वो कहलाएगा पोटेंशियल। समझ में आई बात? अगर आपके पास फील्ड पॉइंट पर यहाँ ए पर आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो अब इसको जितनी फोर्स लग रही होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये कहलाएगी इसकी इंटेंसिटी। और इसकी जो एनर्जी स्टोर हुई होगी, वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि इसकी जो एनर्जी स्टोर हुई होगी वो कहलाएगा वोल्ट यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हमने इन दोनों के दरमियान फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है काफी हद तक सिमिलर सिमिलर सी है, एफ अपॉन क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फॉर्मूला ड्राइव करना है। ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें ये दोनों चीजें आ जाए। सो इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब इसमें हमने वर्क बना के डालना है। ठीक है जी, वर्क बना के डालेंगे, तो वर्क यहाँ साइड में बना लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला हम सब जानते हैं जी, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है जी। सो फोर्स कितनी लगेगी, अब फोर्स कहाँ से निकालें, फोर्स हम निकालते हैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले से। इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला जो सबसे पहला फॉर्मूला था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये वाला एफ अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू याद है ना ये फॉर्मूला, ये हमने इंटेंसिटी का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें से फोर्स निकाल लो ताकि इंटेंसिटी आ जाए आपके इन रिलेशंस में। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू ई क्यू। तो अब ये फोर्स हम जो है ना, ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट करी है, ये वाली फोर्स ये डाल देते हैं जी वर्क के अंदर। तो वर्क क्या हो जाएगा जी, एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ की जगह आ जाएगा ई क्यू डॉट, और यहाँ डिस्टेंस को हम डेल्टा आर कह लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ डिस्टेंस को अलग करने के लिए डेल्टा आर कहते थे। मैं इक्वेशन बना देता हूँ, यानी कि डायग्राम बना देता हूँ। ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। ठीक है जी, यहाँ आपने ए से बी जो है डिस्टेंस कितना है, डेल्टा आर, और आपने चार्ज को ऐसे मूव कराया है ए से बी। ये चार्ज के डिस्टेंस की डायरेक्शन है या मोशन की डायरेक्शन है, जबकि फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है जी, ये मैंने डायग्राम बना दिया। तो हमने जो चार्ज, हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं, हम ए से बी लेके जा रहे हैं। ए से बी फासला कितना है, डेल्टा आर, जबकि फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मैं दोबारा बताता हूँ जी, हमने सबसे पहले फोर्स निकाली कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिया, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, क्यू डिवाइड हो रहा था, ई के पास गया मल्टीप्लाई। ये हमने फोर्स निकाल ली जी, जो हमारे चार्ज पर फोर्स लग रही है ना फील्ड की वजह से, ये वो फोर्स है। अब हमने वर्क का फॉर्मूला लिया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और इसमें हमने वैल्यूज डाल दी। फोर्स की जगह आ गया ई क्यू और डिस्टेंस की जगह आ गया ये डेल्टा आर। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जानते हैं वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि कॉस थीटा। याद है ना ये बात, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कॉस थीटा भी डाल देते हैं। ठीक है जी। अब वर्क इज इक्वल्स टू ई क्यू डेल्टा आर कॉस 180, क्योंकि यहां देखें जी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये यानी कि ऐसे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है जी, जबकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो एंगल देखें क्या बन रहा है, अपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो एंगल 180 का बनता है।
तो यहाँ थीटा 180 हो गया, और कॉस 180 निकालोगे तो -1 आएगा। सो माइनस आप रखेंगे, 1 आपका लिखना बेकार है, तो ये आएगा -EQ∆R। ठीक है जी, ये हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। वर्क कितना है? -EQ∆R। अब आप यहाँ वर्क डाल दें जी, V इक्वल्स टू वर्क की जगह आ गया -EQ∆R डिवाइडेड बाय Q। Q से Q कट गया, V इक्वल्स टू -E∆R। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो, तो यानी इंटेंसिटी की जबान में लिखना चाहो, तो E इज इक्वल्स टू V, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और माइनस आप इधर लगा दें। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। सो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जी, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें इंटेंसिटी भी आ रही है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है। ई से इंटेंसिटी है, वी से पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हमने एक छोटी सी रिलेशन बनानी थी जी, ई और वी के दरमियान। हमने कैसे बनाई? सबसे पहले हमने फोर्स कैलकुलेट की। ये हमने फोर्स कैलकुलेट की इंटेंसिटी के फॉर्मूले से, फिर हमने वर्क का फॉर्मूला लिया, उसमें फोर्स डाला, डी की जगह हमने आर डाल दिया, और थीटा हमने 180 डाला, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और इंटेंसिटी की डायरेक्शन में वो दोनों अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन होती हैं तो फिर एंगल होता है 180 का। अब cos 180 माइनस होता है -1, सो वर्क कितना हो गया? -EQ∆R। वर्ग आपने फॉर्मूले में डाला, और अब आपके पास फॉर्मूले में जो है वो आपका फॉर्मूला आ गया, E इक्वल्स टू -V∆R। माइनस क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट को, आप जो चार्ज को मूव कर रहे हो वो अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हो। फील्ड आपकी अलग डायरेक्शन में, और चार्ज आप मूव अलग डायरेक्शन में कर रहे हो, इसलिए जो है वो माइनस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जो चार्ज है वो फील्ड आपकी ऐसे है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, और चार्ज आप अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो यूं आपका जो है वो माइनस आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था, ये हमने ड्राइव कर लिया। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया जी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ई और वी के दरमियान हमने रिलेशन भी बना लिया। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जी। एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं है, खैर है तो बहुत बड़ा, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, कैपेसिटर्स क्या होते हैं। कैपेसिटर्स असल में ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम चार्जेस को स्टोर करते हैं। डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर चार्जेस। चार्जेस को स्टोर करने वाली डिवाइस को हम कैपेसिटर्स कहते हैं, टू स्टोर चार्जेस। ठीक है, तो कैपेसिटर्स क्या है जी? ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम चार्जेस को स्टोर कर लेते हैं, और जाहिर बात है चार्जेस को स्टोर करते हो तो अभी हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि चार्ज के अंदर एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? चार्ज के अंदर एनर्जी, जो कि आप कैसे लाओगे? जब चार्ज को मूव कराओगे तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जब आप एक डिवाइस बनाते हो जिसके अंदर आपने चार्जेस को स्टोर किया है, तो उन चार्जेस में होती है एनर्जी, लिहाजा आपने इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर ली। ठीक है, आपने क्या करा? आपने ना सिर्फ चार्जेस स्टोर किया, बल्कि आपने चार्जेस के नाम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर ली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये जो चार्ज आपने स्टोर किया है ये कहीं से तो मूव करके आ रहा होगा, वर्क किया होगा आपने इस चार्ज को प्लेट्स में लाकर स्टोर करने के दौरान, जो वर्क किया होगा वो आपके चार्ज में स्टोर हो गया होगा, और चार्ज की पोटेंशियल होगी। तो अब आपकी डिवाइस के अंदर चार्जेस भी स्टोर हो गए, और उन चार्जेस के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। सो ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हम चार्जेस को स्टोर करते हैं उनको हम कहते हैं कैपेसिटर्स। और बहुत सारे किस्म के कैपेसिटर्स होते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मल्टी वेरिएबल कैपेसिटर, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीन कैपेसिटर होता है जो हमें स्टडी भी करना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सबसे कॉमन तरीन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कैपेसिटर होता है, जिसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी, अब इसका पहले देखते हैं जी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? ऐसी दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक ये पैरेलल प्लेट है, और एक ये ले आते हैं जी मेटल की पैरेलल प्लेट। दो मेटल्स की पैरेलल प्लेट्स होती हैं जी, ये दोनों मेटल्स की बनी हुई होंगी, ताकि इनके अंदर चार्जेस स्टोर हो जाए। इनके अंदर करंट आएगा तभी तो इनके अंदर आप चार्जेस स्टोर करोगे।
तो दो मेटल्स की पैरेलल प्लेट्स होती हैं, मेटल से बनी हुई होती हैं, इनको आपने पैरेलल रखना होता है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल पैरेलल। अब इनके बीच के अंदर आपके पास ऑप्शन है जी, बाज़ औक़ात बीच के अंदर कुछ भी नहीं रखा जाता, यानी हवा होती है, आपको पता है हवा भी जो है बैड कंडक्टर है, हवा में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। सो हवा भी इसके इन दोनों के बीच में रख दी जाती है, बाज़ औक़ात कोई दूसरा मीडियम रख दिया जाता है तो उसको आप डाइलेक्ट्रिक कहोगे। तो ठीक है, तो चार इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, या तो एयर होगी या फिर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे, कोई मीडियम रख देंगे, लेकिन बहरहाल मीडियम जो आपने रखना होगा वो नॉन कंडक्टर रखना होगा, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। अगर आपने ऐसा मटेरियल रख दिया ना जिसमें से करंट गुजर सकता है, तो फिर यहाँ के चार्जेस गुजर के यहाँ आ जाएंगे और फिर चार्जेस स्टोर कहाँ रहे, फिर तो वो ट्रांसफर होना शुरू होगा, वो तो करंट बन गया। तो या तो आप एयर रखें क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप कोई इंसुलेटर टाइप का मटेरियल रख दें, उसको हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। उसके बाद क्या करते हैं जी, हम इसको सबसे पहले अब इन प्लेट्स के अंदर चार्ज को स्टोर करना है ना, चार्ज को स्टोर करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेट्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, किसी भी बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे। एक को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो बैटरी को हमने कनेक्ट किया तो बैटरी जो है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है, और अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आपकी इस प्लेट में आकर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपकी इस प्लेट में आकर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके पास चार्जेस स्टोर हो जाएंगे प्लेट में, अब आप ये बैटरी हटा दें, और अब आपके पास ये जो है वो आपने ये बैटरी हटा दी, और अब आप जो है दोनों प्लेट्स के साथ एक एक टर्मिनल बना दें जी। जैसे ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, आपने बैटरी हटा दी क्योंकि चार्जेस तो स्टोर हो गए। अब यहाँ से एक एक टर्मिनल बना दें आप, टर्मिनल बना दिया, अब ये आपका कैपेसिटर रेडी हो गया। अब आपने जब भी इस सर्किट में आपने कैपेसिटर्स को यूज करना है, तो यहाँ पर आप जो है सर्किट कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इस टर्मिनल से सर्किट कनेक्ट कर देंगे, आपका जो है चार्जेस को पूरा क्लोज सर्किट बन जाएगा, चार्जेस अब आपके कैपेसिटर में से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएंगे जी, यहाँ से नेगेटिव से निकल के ऐसे ऐसे फ्लो करना शुरू कर जाएंगे, और अब आपका कैपेसिटर काम करना शुरू कर देगा। सो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान में एयर रखा हुआ होता है, और उनको जो है आप एक बैटरी से कनेक्ट करके सबसे पहले उनमें चार्जेस स्टोर कर लेते हो, जब चार्जेस स्टोर हो जाते हैं तो फिर आप बैटरी को हटा देते हो और टर्मिनल्स बना देते हो। अब आपने इस कैपेसिटर को किसी भी सर्किट में लगाना है, सर्किट कंप्लीट होगा तो कैपेसिटर में जो स्टोर चार्जेस हैं वो सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देंगे, और जब वो सर्किट में फ्लो करेंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जेस की स्टोर हुई भी होगी वो फिर आपके सर्किट में यूज होती है। अब इसका जरा फॉर्मूला बनाते हैं जी, जरा इसका एक दो तीन फॉर्मूले हैं, तो जरा फॉर्मूले बनाते हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल कहानी देखें तो ये जो हमारे चार्जेस प्लेट में स्टोर हो रहे होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से। ये ऑब्जर्वेशन है, अगर आप छोटी बैटरी रखोगे तो कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपके चार्जेस जो है वो स्लो स्लो मूव करके कम आएंगे यहाँ पे, तो कम चार्जेस स्टोर होंगे। और अगर आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, बड़ी बैटरी यूज करी आपने, तो फिर उन चार्जेस की ना सिर्फ एनर्जी ज्यादा होगी बल्कि तेज तेज आएंगे, तो अब आपके पास यहाँ ज्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। तो चार्जेस प्लेट में ज्यादा स्टोर हो रहे हैं अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर रहे हैं, और कम स्टोर हो रहे हैं अगर हम चार्जेस का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो प्लेट्स हैं उनमें जो चार्जेस स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको हम इक्वेशन बनाए तो Q इज इक्वल टू, अब यहाँ कांस्टेंट लाएंगे तो यहाँ लाते हैं कांस्टेंट C, और ये हो जाएगा V। तो ये हमने इक्वेशन बना दी जी, Q इक्वल टू CV। अब इसमें से C का फॉर्मूला बना लें तो Q डिवाइडेड बाय V, ये C का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट आप लाए हो जिसको आप C लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये जो C आपने लाया ना कांस्टेंट, दैट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और ये इससे मुराद क्या होता है जी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से मुराद होता है आपके कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की सलाहियत। ठीक है जी, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अगर आपके इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब होगा इसमें ज्यादा चार्जेस स्टोर होंगे, और अगर हम इसकी कैपेसिटेंस कम कर देंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर
कम चार्जेस स्टोर होंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होती है जी, एक कांस्टेंट है, और इससे मुराद है, ये कांस्टेंट है जो हम इस इक्वेशन में लाए थे, और इससे मुराद है कि हमारा जो कैपेसिटर है इसके अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कितनी होती है। इसका यूनिट भी होता है जी, इसका फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ, और इसका यूनिट जो है वो होता है फराड। फराड यूनिट होता है। वैसे तो इसका यूनिट क्या बनना देगा जी, ऊपर चार्ज है नीचे वोल्ट है, तो इसका यूनिट बनता है जी कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, लेकिन कूलम पर वोल्ट को हम फराड कहते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, फराड होगा। सो ये कैपेसिटेंस हो गया जी। कैपेसिटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम चार्जेस को स्टोर करते हैं, उसको आप कैपेसिटर कहते हो। सबसे कॉमन कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें हम दो मेटल की प्लेट्स रख लेते हैं और फिर उसके बाद उनको चार्ज करके उनमें चार्जेस स्टोर कर लेते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। ऑब्जर्वेशन हमें बताती हैं कि हमारी प्लेट में जो चार्ज स्टोर होता है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इस बात से हमने जब इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन बनती है जी C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये C क्या है, ये कांस्टेंट है, जो क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो हम यहाँ पर लाए इक्वेशन में, और इससे मुराद होती है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस, आपके कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। ये जितना बड़ा होता है हमारा कैपेसिटर उतना अच्छा होगा, उतने ज्यादा स्टोर कर लेगा चार्जेस। इसका यूनिट होता है जी, इसका यूनिट है कूलम पर वोल्ट, जिसको हम फराड कहते हैं। यहाँ हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर का एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एक तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया, एक हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो मैं लिख के छोड़ रहा हूँ, C इक्वल्स टू म्यू नॉट एरिया डिवाइडेड बाय D। इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो बीच में प्लेट्स के जो बीच में हमने मीडियम रखा हुआ है, प्लेट का जो एरिया है और दोनों प्लेट के दरमियान जो डिफरेंस है, इन चीज़ों पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो उससे हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ये कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास आएगा कैपेसिटर्स को कॉम्बाइन करने का तरीका, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो ये चैप्टर बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है।